तो आज हम लोग सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहेंगे जो यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट में हम केवल एक सिंपल स्केल लेंगे, जो स्टील का एक स्केल आता है, उसी स्केल से पूरा एक्सपेरिमेंट होगा। और ये स्केल देखिए, उसको निकाल लीजिए, पूरा स्केल पहले निकाल के दिखाइए। वेट को भी हटा लीजिए। ये एक 30 सेंटीमीटर का स्केल है और सिंपल स्केल है जो आप मतलब मार्केट में कहीं भी खरीद सकते हैं। हो सकता है सभी के घर में भी हो। और अगर स्केल ये स्टील का नहीं है तो आप एक जो लकड़ी का स्केल होता है वो भी चलेगा, बट क्या है वो थोड़ा सा स्टिफ होता है, इसलिए हमने स्टील का लिया हुआ है। और एक जो है ये टूथपिक देखिए, हमने इसके साइड में टेप से चिपका रखी है। इसके साथ में नेडल यूज कर सकते हैं, और इसकी जगह आप नेडल भी यूज कर सकते हैं, और या कोई और चीज यूज कर लें। नेडल न यूज करें, कोई आपके पास और बेहतर चीज हो तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे दिखाइए, अब थोड़ा स्क्रीन में। हाँ, ये पूरा है। और इसको क्या करेंगे, सिंपल घर में कोई एक टेबल हो, दीवार के किनारे उस टेबल को खिसका करके, और दीवार में हमने एक ग्राफ पेपर लगा रखा है। देखिए ऐसे ही ग्राफ पेपर आप लगा सकते हैं। और इस ग्राफ पेपर में फिर हम छोटा सा निशान लगा लेंगे। और इस स्केल को चिपकाने के लिए हमने चिपकाया नहीं, सिंपली घर में कुछ किताबें होंगी, किताबों के नीचे इसको दबा दिया है। जैसे आप दबा के दिखाइए। और एक धागा से हम एक लोड जो है इसके साथ बांध देंगे, और बांध करके उसमें फंसा देंगे, जैसे देखिए इन्होंने किया हुआ है। बस केवल आपको करना यह है कि जो भी पार्ट आप इसका बुक्स से नीचे दबाएंगे तो वहां से लेकर के जितना बाहर निकला हुआ है उसकी पूरी लेंथ आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने इसमें 30 सेंटीमीटर का हमारा स्केल था, तो व्हाट वी डिड, वी हैव जस्ट टेकन आउट 22 सेंटीमीटर्स आउटसाइड फ्रॉम द टेबल एंड 8 सेंटीमीटर्स बिलो द बुक्स, सो दैट इट कैन होल्ड द वेट। और ये एक जो है वुडन ब्लॉक हमने सिंपली ले लिया, घर में लकड़ी का एक टुकड़ा था, उसी में कील लगा करके और इसको हमने धागे से बांध करके लटका दिया है। सिंपली कुछ नहीं किया। देखिए धागा भी हमने सिंपल से बांधा हुआ, ऊपर देखिए कैसे नॉट लगाई है, एक सिंपल से घर में जो हम लोग नॉट लगाते हैं वैसा लगा करके हमने बांध दिया है। और इस स्केल पर कुछ हमने छोटे छोटे थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पर टेप चिपका करके मार्क बना लिया है। ये मार्क है, हमने जैसे 22 सेंटीमीटर हमारा बाहर निकला हुआ है, तो इसको हमने मार्क लगाया है आई थिंक 8 सेंटीमीटर पर। पहला मार्क लगाया है 8 पर, दो के डिफरेंस से लगा लिया है। आप इसको मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ये हमने अपनी सुविधा के लिए किया है। ये जरूरी नहीं कि आप 2 सेंटीमीटर करें, आप 3 सेंटीमीटर पर कर सकते हैं या 1 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, सो हाउ यू आर इंटरेस्टेड टू डू इट। तो और उस निडल को, जो निडल ग्राफ पेपर पर सामने आ रही, वहां पर एक डॉट का निशान लगा लेंगे, है ना, कि जहां पर वो डायरेक्टेड है हमारी निडल, वहां पे एक डॉट का निशान लगाइए जरा निशान। सो ये हमारे कलीग हैं संजय, और ये हमारे साथ मिलकर के एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं, और इनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ी हेल्प करेंगे। सो इन्होंने डॉट लगा दिया एक ग्राफ पेपर पे, और वो निडल हमारी उस ग्राफ पेपर को पॉइंट आउट कर रही है। अब सिंपली इसमें क्या करना है हमको, कि इस वेट को जो हमने स्ट्रिंग से लटका रखा है वुडन ब्लॉक को, उस वुडन ब्लॉक को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स करेंगे। और ये जरूरी नहीं है, देखिए आपने ये इन्होंने वेट लटकाने के लिए ले रखा है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा कोई आप वेट लें। आप इसके लिए घर में जो साबुन सोप का आता है 100 ग्राम का या 200 ग्राम का, जो साबुन की टिकिया आती है छोटी वाली, उसको भी ले सकते हैं, है ना। या फिर कोई ऐसी चीज जिसका नॉन वेट हो। अगर नॉन वेट नहीं है तो हम कोई पत्थर का टुकड़ा लेकर के और उसको वेट करा सकते हैं और उसको इसके साथ लटका सकते हैं। लटकाने के बाद सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर जो हमने टेप लगा रखा है, वहां से इसको हमने लटका दिया नीचे इस वेट कर को। और लटकाने के बाद हमने निशान लगाया है कि ये डाउन कितना हुआ नीचे। अगर हम इस स्केल की लेंथ को 22 सेंटीमीटर जो बाहर, इसको मान लें एक्स एक्सिस,
और वर्टिकल जो नीचे डाउन जा रहा है उसको वाई एक्सिस मान लें, तो आप हम यहाँ पर ऊपर से नीचे जितना डाउन आया है उसको हम मेजर करेंगे ग्राफ पेपर पे। तो एक्स एक्सिस हो गया लेंथ ऑफ दिस स्केल विच इज अप्रोक्सीमेटली 22 सेंटीमीटर एंड वाई इज बेसिकली दिस वैल्यू। और अभी हमने जो यहाँ पर जहां पर इस वेट को रखा हुआ है, जो निशान लगा रखा है, उसको हम एक्स की वैल्यू मानेंगे। तो लास्ट से 2 सेंटीमीटर छोड़ के हमने लगा रखा है, तो बेसिकली ये एक्स की वैल्यू इस समय हमारे लिए 20 सेंटीमीटर है ना। एक दूसरा स्केल लेके उसमें वैसे निशान बना हुआ है, तो इजीली हम वो चीज कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर स्केल में y की वैल्यू मेजर की क्या आपने, कितनी आई? ठीक है, तो ये हमने ग्राफ में निशान लगा लिया है कि भाई कितना नीचे आया है, और इस वैल्यू को हम बाद में मेजर कर लेंगे। सिंपली कुछ नहीं करना है, एक यंग्स मॉडुलस का पूरा एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक स्केल से होगा, और जो बाकी चीजें हैं वो सिंपली आप घर में कैसे कैसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। सभी के पास ऑलमोस्ट होती है स्केल, शायद स्केल भी होता है सबके पास, अगर नहीं है तो आप एक खरीद सकते हैं, और विच इज नॉट मोर देन 30 और 50 रुपीज। फिर 2 सेंटीमीटर की दूर पे हमने निशान लगा रखा है, और अब एक्स की वैल्यू हमारे लिए हो गई 18 सेंटीमीटर। अच्छा, 4 का हमने बीच में इन्होंने टेप लगा रखा है, तो अब ये हमारी जो डिस्टेंस हो गई 2 और 4 6 माइनस कर दे 22 में, तो हमारे पास 16 हो गया एक्स की वैल्यू, 16 सेंटीमीटर। और फिर हम निशान लगाएंगे, तो अब वाई की वैल्यू पहले से थोड़ी कम आएगी, और उसको हम पॉइंट आउट कर लेंगे, और इस तरह से ये दूसरी वैल्यू हो गई, ये दूसरी वैल्यू हो गई। फिर हमने इसको आगे फिर 4 सेंटीमीटर में फिर निशान लगा रखा है, और अब 10 सेंटीमीटर माइनस हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर आ गया। एक्स की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, जहां पर हमने वेट को लटकाया हुआ है। सो अब इसको फिर और पीछे करके, अब नाउ इट इज गोइंग टू द 8 सेंटीमीटर, और अब बहुत नॉमिनल सा चेंज आया है वाई की वैल्यू में, और वहां पर भी निशान लगा लेंगे। लगाइए निशान, और इसकी वैल्यू मेजर करके जो हमने टेबल बनाई है वो आपको हम दिखा सकते हैं। इसमें है क्या, टाइप करके दिखाइए, उसको शेयर कीजिए। तो इस तरह इन्होंने नोट किया हुआ है एक जगह, एक पेपर में, और एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू कितनी है, ये हम मेजर करके आपको दिखाते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आई है। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ये देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं कि मतलब इसमें कौन कौन से वेट के रूप में आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए साबुन की छोटी सी बट्टी है, या फिर लकड़ी का टुकड़ा है, इनका वेट करके आप लिख सकते हैं। और इसकी मास की वैल्यू कितनी होगी, वेट कितना होगा, बहुत फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक वेट हो। तो बेसिकली ये हम ऑपरेटर्स यूज करें। 30 सेंटीमीटर का एक स्टील का स्केल है, एक स्ट्रिंग है जो इनएक्सटेंसिबल हो, जो मतलब लेंथ में ना बढ़ती हो। कुछ मास ले लिया आपने, कुछ भी मास ले लिया, एक नीडल ले लिया, सेलो टेप ले लिया, या डबल साइडल टेप ले लिया आपने, और कुछ किताबें और क्लैंप कैंटिलीवर के लिए। ठीक है ना। हाँ, ये अरेंजमेंट है बेसिकली, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसका अरेंजमेंट इस तरह से किया हुआ है। टोटल लेंथ है उस स्केल की x, और नीचे देखिए आप डाउन जाएंगे तो w जो बना हुआ है नीचे, दिस इज y। हाँ ठीक है, देखें टेबल दिखाएं जरा सा, इसमें वैल्यू हम लिखेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो बेसिकली इसमें x की वैल्यू जो हमारी है वो 20, 16 और 12 एंड 8 x की वैल्यू है, और y की वैल्यू निकाली आपने, लिखिए इस टेबल में टाइप कर सकते हैं, क्या करिए, कर दीजिए।
16 सेंटीमीटर एक्स की पोजीशन पर वाई की वैल्यू है 51, 5.1 सेंटीमीटर। और इसके बाद फिर जो 12 है, 2 नंबर पे 12 था, देखना पड़ेगा एक कल वाला। ठीक है, तो उसको क्रम से लिखवाइए। ये मतलब कैसे? अच्छा, ये मतलब इन्होंने पहले से मेजर किया हुआ है डिफरेंट लेंथ के लिए। एक्स की वैल्यू 16 सेंटीमीटर थी, वाई की वैल्यू 18 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर पे इनकी वैल्यू डिप्रेशन। और अभी जो किया है उसको भी मेजर कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ दी, हाँ, तो ये एक मेजरमेंट हो गया। दिस इज वन मेजरमेंट। यू कैन टेक मोर देन 3 रीडिंग्स आल्सो। वी हैव जस्ट हियर वी हैव टेकन ओनली 3 रीडिंग्स जस्ट टू डू द सेम एक्सपेरिमेंट। और इसके बाद फिर नेक्स्ट टेबल हम बनाएंगे। नेक्स्ट रीडिंग क्या है? एक उस एक्सपेरिमेंट को दिखाइए कैमरे से। अब इस एक्सपेरिमेंट में फिर दोबारा हम दोबारा रीडिंग लेंगे, और ये रीडिंग जो है अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगी। अब क्या है, वेट को हम फिक्स कर देंगे और निडल की पोजीशन को हम वेरी करेंगे। Now what we are doing, we have just hang the weight on the last part of the this, and now changing the position of needle. So what we did, just we have hang the weight from last position without changing anything, and just changing the position of the needle and just taking out the reading. Okay, so at different positions, if I will show you the table, just fill out the values at the table. Table फिर से दिखाएं, हाँ, यहाँ पर x the position of needle which we are changing, and depression 8y. I think depression is going to be constant, is it? हाँ, तो ठीक है, ये दोनों रीडिंग्स आपने यहाँ लिखी, पुरानी रीडिंग्स तो लिख दे जरा सा, जस्ट टू गिव एन आइडिया।
18 and 20. Okay, so now these are the bendings or depression of point. So this depression is not the depression of point F. I think it is the different one. लास्ट पॉइंट का डिप्रेशन नहीं है, ये हर पॉइंट का डिप्रेशन है ना. सो दिस इज नॉट एफ, बेसिकली दिस इज नॉट एफ. ठीक है ना. तो अब प्लॉट करें, प्लॉट कैसे किया है इसको. We have compare the value and calculate the IR markers. Average, we can take the average value of y. आप वहां से ऑन करें, बताएं. डिड यू So, am I audible, sir? Just check it. Yeah, I am giving the control to Sanjay. He will explain. Please go ahead. So, in the first table, we have calculated the depression with the change in the position of the load. So these were the values of y. And similarly, in the table 2, we have moved the needle and observed the depression in the scale. So by looking at these two tables, we can confirm that the values are very close, and these two tables are in accordance with the reciprocity theorem, right? So from these two tables, we can take the average value of depression. Further can use this relation of Young's modulus with the depression, right? So L is our protruding length, that was the length of scale that was protruding out of the table. It is 22 centimeters, and X is the position that we have got from these tables, that is 16, 18, 20, and so on. And we can choose any values, and we have to take the corresponding depression in this scale. Further, y is our depression. So from this formula, Lx square by 2 minus x cube by 6 into 1 by y, from this formula we can calculate the value of c. C is a constant, and this constant is related to the Young's modulus, where y is the Young's modulus and w is the load we have chosen, that was equals to 100 gram, and the wooden block which we used to upload the weight, that was of 31 grams. So total weight would be 131 grams. And this BD cube by 12, this is the geometrical moment of inertia of a bar. So our scale is rectangular. So this formula is used to calculate the geometrical moment of inertia. So with this relation, we can calculate the value of y corresponding to each pair of x and y in these from the previous tables by taking the values of by taking the average value of x and y. So thus we can fill up this table with the x equals to 16 like we did previously, and we can take the average depression, and then we can calculate the c value corresponding to the x and y values. And by using this relation, the first half of this equation, we can calculate the value of y, that will be the Young's modulus, right? So there is another method we'll show you. We can calculate the Young's modulus by taking the oscillations, by observing the oscillations in the scale. So, and then we can use this formula to calculate the value of y, that is here. We can
take it out by just reinforming the formula. Here AK square, this is again AK square equals to BD cube by 12. That will be the geometrical moment of inertia. M is the mass that we have loaded, and L is the protruding length. Y is again the Young's modulus, and time period we can calculate by the experiment. So we will show that. Okay. So now to measure the oxygen. So okay, so here first we are going to hang on first position as we have already measured. So on 16, okay. So just I pull it a bit down, then it start to count down. We can take the number of oscillations and the time period, and we can repeat it 5 or 6 times to reduce the errors. Yeah, so at least like if you want count like more up to more number. So here at least have measure at least like 2 to 3 times. So here we are basically count 20 times. Definitely like here try to make sure we have only vertical oscillation, not like horizontal oscillation. That's On enough. this way we have taken the measurement at least 3 times on first position. Similarly, you can go on second position and third, fourth. So on all positions you will get the a time period. So using the time period, we can easily calculate. So we can put the value of the time period here, and we can calculate the value of I, and we can compare it with that. So and we have calculated, like in our reading, we have got 2 cross 10 power 10 gram per centimeter square. I can see. Yeah. Centimeter second square. So on that way, we have calculated this one on both ways, using the time period as well as using the changing the position and observing the Y. So both ways we are getting almost very close. So I think in this way we can easily, like even in the home, students can calculate the Young modulus of the scale. Any other meters which are where you have it measure. So we don't need anything. Simplest way we need the data. Here we have a scale, just wooden block or some specific one. So just I can make sure here whenever you are going to use the weight. So for wooden block, just make sure you have weight in range of 200 grams, not more than that and not less than that. Otherwise, you will not get the proper oscillation. So I think it's okay, sir. That's it. Okay, thank you, Sanjay and Dr. Pramod sir for explaining nicely about the experiment. Yeah, the floor is open for discussion if anyone have any kind of confusion. So इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमने बहुत सिंपल तरीके से एक छोटा सा स्केल लेकर के यंग्स मॉडुलस को कैलकुलेट किया है, और यंग्स मॉडुलस भी दो तरीके से, दो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस हैं जिनसे हमने कैलकुलेट किया है. हमने इसको दो तरीके से कैलकुलेट करके दिखाया है आप सभी लोगों को, तो बहुत इजीली कर सकते हैं. कोई भी मतलब घर में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और अगर हमारे साथी लोग हैं, टीचर लोग हैं, तो क्लास में जाकर भी आप वहाँ अपनी टेबल पर खड़े होकर के इसको कर सकते हैं.
और यंग मॉडुलस का कैलकुलेट करने का ये तरीका बच्चों को शायद हमेशा याद रहेगा। फॉर्मूले जो इसमें आपको दिखाए हैं वो हो सकता है सभी बच्चों को ना पता हो, लेकिन हम लोग जो है इन फॉर्मूलों को डिराइव भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं जो दो थ्योरम्स हैं छोटी छोटी, उनके माध्यम से फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं। तो फॉर्मूलों का डेरिवेशन हमने नहीं बताया है क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव प्रैक्टिकल पार्ट बताने का था, बट कभी अगर मौका मिले तो हम उसको भी डिराइव करके आपको बता सकते हैं कि भाई कैसे ये दोनों चीज़ें यूज हुई। ठीक है ना। तो ये एक और सिंपल तरीका था यंग मॉडुलस निकालने के लिए, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंट की टोटल कीमत मुश्किल से 100 रुपए का खर्चा है और किसी विशेष जगह की जरूरत नहीं, कोई विशेष अरेंजमेंट की जरूरत नहीं। हर बच्चा अलग से भी कर सकता है। आप बच्चे को एक टास्क दे सकते हैं कि भाई ये स्केल ले लो और अपने घर से यंग मॉडुलस कैलकुलेट करके लाना, और उसके जो कुछ वाइटल डेटा है आपको बताने होंगे कि भाई वो जो B d³/12 है, बी में जो है उसकी थिकनेस है उस स्केल की, वो निकाल सकता है, और उसकी जो डी है उसकी बी से विड्थ हो गई और डी से थिकनेस हो गई, दोनों चीज़ों की वैल्यू वो खुद भी निकाल सकता है। अगर आपके पास वर्नियर स्केल होगा उसके माध्यम से आप उसकी बता सकते हैं इजीली। तो इस तरह से ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया जो आप लोगों ने देखा होगा, मुझे लगता है शायद आपने एंजॉय किया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो उस बारे में हम पूछ सकते हैं, या फिर से इनिशियल कुछ लोग लेट आए हों, अगर उनको लगे कि हाँ नहीं इसको दोबारा बताने की जरूरत है तो हम बता सकते हैं। और इसके बाद एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो हमारे साथी लोग दिखाने जा रहे हैं। जैसे कल हमने आपको एक स्टैंडिंग वेव का डिस्क्रिप्शन बताया था कि स्टैंडिंग वेव को कैसे हम दिखा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं नॉर्मली। उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन पार्ट हमने नहीं बताया था, तो हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में बताएं, क्योंकि कुछ एमएससी के बच्चे थे तो कह रहे थे सर इसको एमएससी लेवल का कैसे कर सकते हैं। तो हम इस एक्सपेरिमेंट को कोशिश कर रहे हैं कि बहुत लो लेवल से, मतलब कैसे स्टैंडिंग वेव होती है, कैसे बनती है, ये बच्चों को दिखाएं पहले तो, जो कि विजुअलाइज करना मुश्किल होता है तो उससे आप विजुअलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें पर्टिकुलर उसकी वेवलेंथ ही क्यों होती है स्टैंडिंग वेव के केस में। जैसे स्टैंडिंग वेव के केस में हम सबको पता है कि एक रिस्ट्रिक्शन है कि कितने वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी उसमें कितना होगा, मतलब लेमडा की वैल्यू क्या होगी, और लेमडा/2 लेमडा/2 के मल्टीपल में होता है कि 1 n लेमडा/2 होता है। n की वैल्यू 1 2 3 अगर पुट करें हम तो लेमडा/2 2 लेमडा/2 3 लेमडा/2 4 लेमडा/2, यही एक पॉसिबल और परमिटेड स्टेट्स हैं जो बनती हैं। तो क्या वाकई ऐसा ही बनेगा? हम आपको करके दिखाते हैं कि हाँ वाकई यही बनता है। तो हम चाहेंगे कि शुरू करें प्लीज।
सॉरी, हमारे मित्र कह रहे हैं कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, मतलब और नीचे जाना पॉसिबल नहीं, करके दिखाएं सर। जैसे कि लेमडा है, दिस इज 3 लेमडा बाई 2। Now he is trying to increase more, but it is very difficult to do that. He is saying no, it's not possible. उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कुछ एनर्जी स्टेट्स पॉसिबल ही नहीं कि आप बना सके। इलेक्ट्रॉन के केस में भी ऐसे ही कहा जाता है, और उसका वेवी नेचर होता है चूंकि मूवमेंट का। तो देखिए, दिस इज लेमडा बाई, दिस इज लेमडा, और इसके पहले 3 लेमडा बाई 2 था, दिस इज लेमडा बाई 2। सो देयर आर ओनली 3, वी आर इन ए पोजिशन टू क्रिएट ओनली 3 स्टेट्स। और ये स्टैंडिंग वेव के केस में है। स्टैंडिंग वेव का मतलब आप समझते होंगे, स्टेशनरी वेव जिनके दोनों एंड्स क्लोज्ड हो, दोनों एंड्स पे वो बंधा हुआ हो, ऐसे केस में ये वेव्स बनती हैं। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम कि मतलब ये इनकी एनर्जी स्टेट्स क्या है और कैसे पॉसिबल है। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग दिस कंट्रोल फॉर एक्सप्लेनेशन टू हमारे कलीग हैं अंकित। सो यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट। Hello, I'm audible. So good afternoon, all of you. So from this experiment, we can easily understand classical and quantum approach. Before going any discussion about this, I just want to discuss some simple theory which is related to standing wave. Actually, all of you are familiar with wave concept and its superposition. What superposition is very important to understand the different concepts of some physical laws, like when two waves with having same wavelength and frequency are moving in opposite direction. So this thing is responsible for the formation of standing wave. Otherwise, if it's moving the same direction, it is responsible for the interference. And when some slightly different between frequency and wavelength, so it is responsible for beat. But our main focus to understand some basic concept of standing wave. So just move on. Standing wave. These are some image of standing waves having some nodes and antinodes. The formation of node and antinode depend upon this formula. Fn is equal to n v upon 2l. Whenever we change anything like n, wave velocity, and l, so it's responsible for the change of frequency. So in the figure, you can see if the length is equal to lambda by 2, we have one node and antinode. If the value of L is equal to change from lambda by 2 to some other value, some other ratio, so we are not able to get the node and antinode because we have some fixed boundary and equal amount of force are introduced by both boundary. If there is a change in the force, so we don't get anything. In the same way, you can see the second figure. We get the two node and antinode for the length is equal to 2 lambda by 2. In the same way, the 3 lambda by 2 and 4 by. Apart from all these values, we are not able to get node and antinode. The similar concept applied to quantum mechanics approach also. Initially, it was considered that Bohr. Initially, it was considered that that electron have particle behavior as well as wave behavior.
what Schrodinger introduced the idea of matter wave to describe the energy state of electron, which is which is almost same with the classical concept. Like all of you are familiar with the particle in one-dimensional box. In one-dimensional box, we solve the Schrodinger equation and find the solution in terms of wave function and energy eigenvalue. If you look this energy eigenvalue, En is equal to n square h square upon 8 ml square. So energy is directly proportional to L, and just put the value of energy in terms of frequency, which was given by Planck, is equal to nh nu. So frequency is related to its length. Then we find the some allowed state. But the same thing in classical and quantum approach is the fixed boundary. If we don't have fixed boundary, so we are not able to get any node and antinode. Thank you. If you have any doubt, confusion about this approach, ask any question from me and my teachers and colleagues. So thank you, Ankit. So Ankit has tried his best to explain the concepts related to this formation of standing wave. He has tried to connect the theory and experiment what we have seen, why the particular mode is shown in that particular experiment. So I am open to the discussion, and I'm also requesting all the teachers who are here. They may have their own representation of these this experiment, but what I am trying to tell you that within a very small availability of courses, you can easily show the students the formation of standing wave or and a particular mode of wavelength in a stationary medium. So thanks again, and it depends on you whether you are going to connect these particular experiment to the 12th class students, 10th class students, or BSc or MSc level. So on the basis of this particular level, your explanation should be changed, and it is also possible to use this as an experiment to find out some values like wavelength and length of relate the length of the boundaries. So if opportunity is given, and sometimes later on we can also define all those things. So there is one more experiment we are going to discuss here, which is basically Tesla experiment. This is a very fundamental one, and I think this Tesla coil is known to everyone. So, or first you see the demonstration, and you can tell us whether this is which kind of experiment it is. And my colleague is saying, don't tell the name of this experiment, and he is going to show you, and then he will try to explain it. So, Gyanen, please, you can start from. A very good afternoon to everyone. So now I am going to demonstrate a very exciting and interesting experiment. So before demonstrating, I would like to request everyone, just imagine that we have a home. There is no plug and no conducting wire. Even the all the home appliance and the electronic gadgets are working well. Is this due to any magic or mystery, or behind this there is any scientific phenomena? So basically, on that principle, I am going to demonstrate. So please have a look on the demonstration of the experiment that available in our lab. So please. Okay.
Uh, just we are arranging the experiment. Just wait for a few minutes. Yes, yes, start the demonstration. So basically here you can see there is a circuit and there is a PVC pipe on which we have made a number of tons of copper wire. And when we just supply a power, then you will see that when we brought this CFL bulb to close to this secondary coil, it start to light. So it's very surprising that we didn't connected any wire and we didn't plug in this, but although we are getting light. So which phenomena is taken place here? So can anyone tell me? Anyone who have idea about this, what's going to happen here? It seems that it is electromagnetic induction, sir. Okay, right. Anyone other? Okay, so basically this is the wireless power communication technology. Okay, so basically this technology has vast applications. So basically this type innovation is attributed in 20th century, and the first Tesla coil is invented in 1891 by great electrical engineer uh, Nikola Tesla. So okay. So now I'm going to present this experiment through my PPT. So let me share. Okay, so these are the contents of my today's experiment. So very first, I will start with the introductory part of this experiment, and I will tell you that what is the Tesla coil and basics of the Tesla coil. Then I will move towards the steps of making this Tesla coil at home or labs. Then I will discuss about what are the required components, and then the circuit diagram, and then the basic of this circuit diagram I will discuss about the working mechanism of mini Tesla coil. Then I will talk about merits and demerits, and then what the safety precautions we should have continue throughout the experiment. So simply, I have already told you basics of this Tesla coil. So basically, Tesla coil can be understood very easily. This is the electrical circuit that generates high voltage and high frequency oscillating electromagnetic field, even a very low power supply. So basically, this invention was result of thinking of the communication, wireless communication of power. So borrowing this same idea, Marconi had invented the first radio transmitter. So okay, now I'm moving towards the so how we can make this mini Tesla coil in our lab or at home. So basically here I am focused on the Slayer exciter Tesla coil. Basically this is the easiest version of Tesla coil, and it consumes very low power and it dissipates almost very less heat. That's why I am focused here the Slayer exciter Tesla coil. So to make this Tesla coil, we need very basic components like 20 gauge copper wire, almost 0.5 mm copper wire, an LED, a switch, and a transistor that is 2N22A, then 22 kilo ohm resistor and a 9 volt battery clip,
a PVC pipe of diameter 2 to 3 centimeter, on which we will give 300 tons of copper, some connecting wire, and a battery of 9 volt or 5 volt. So basically, to make this mini Tesla coil, we will arrange this component like this. So now please watch a video. This will help you to understand how can we make this Tesla coil at home or lab.
So thank you for watching this video. Now I hope that all of you have a basic idea that how can we make this Tesla coil just in our home or lab using basic components. We need a transistor, a 22 kilo ohm resistor, a LED, and a switch and a battery. A PVC pipe on which we will wrap about 100 tons of a copper wire, and then on over it we will wrap 2 or 3 tons of a copper wire. Okay, so this is the basic steps to make the Tesla coil. Now we will try to understand how it works and why it works. Okay, so let's come on circuit diagram. So here you can see the 9-volt battery, and in this situation very first here the switch is open. So now I am going to connect this switch. So just connecting this switch, when we close this switch, now what will happen? As we close this switch, the current will start to flow. Suppose initially here I current. So at this junction, since we can see here that this path is less resistance, so the major part of this current will flow through this branch. While here in this branch we have a resistance, so less part will flow through this part. Here I1 and here I2. So now what will happen next? Now we can see that at this junction, here we have attached a diode, but this is reverse biased, and very basic. We know that a diode is only unidirectional devices, and that works only in the forward bias region. So that means no current will flow in this diode. Okay. Same at this point, if we see, in this branch also there would be no current. Why? Because this circuit is open. So basically this current will just go to the base of this transistor, and this is enough current to excite the base, and this base current brought to this transistor in active region. So now we can see here, after just closing this switch, the current will start to flow this collector to emitter, and due to this base current, this will also help to conduct this current, and a whole circuit will complete. Okay, so this is the just working of primary circuit. Okay, so now what's about this secondary coil? We know that when the current pass through a coil, it generates a magnetic field. And if there is an other coil beside this, then due to induction law, in this coil a magnetic fields also generate. Okay, so what will happen? And we know by Lenz's law, the direction of the direction of induced current in a conductor placed in the varying magnetic field, then the magnetic field created by this induced current always opposes the initial magnetic field. So now in this coil, the current would be like this, and this will oppose this current. So initially the current was coming to the base, but due to the induction, this will now oppose the change in this magnetic field. यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो हमारी पहली कॉइल में है, एक जीरो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो जीरो से मैक्सिमम की ओर बढ़ रही होगी, लेकिन उसी समय क्या होता है कि इंडक्शन की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड पहले वाली कॉइल में जो चेंज हो रहा था हमेशा उसका अपोज करेगी. ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर बढ़ रही थी तो इसने अपोज करना स्टार्ट किया, इसने अपोजिट डायरेक्शन में करंट यहाँ पर बहना शुरू हुआ, और एक ऐसी सिचुएशन आई कि इस सेकेंडरी कॉइल के करंट ने जो बेस में करंट आ रहा था उसको रोक दिया. सो नाउ इन दिस सिचुएशन दिस ट्रांजिस्टर इज ऑफ. फिर क्या होगा? फिर हमें पता है कि जैसे ही यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉइल में कम होना स्टार्ट हुई होगी, तो सेकेंड कॉइल का जो नेचर ही है कि वो चेंज का ही अपोज करती है, तो जो कम हो रही थी उसके जस्ट अपोजिट वर्क करने लगेगा. तो अब क्या करेगा? जैसे सपोज करिए यहाँ पर पहले पोलरिटी प्लस थी,
माइनस यहाँ पे था, लेकिन जैसे ही जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होना स्टार्ट हुआ तो ये पोलरिटी चेंज हो जाएगी। सो फिर से ये सपोर्ट करने लगेगा, तो फिर से यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगा। तो एक प्रकार से स्विचिंग ऑन ऑफ स्विच बहुत ही रैपिडली होता है, लगभग 1 सेकंड में 1000 टाइम्स होता है। दैट्स व्हाई वी ऑब्टेन्ड हियर हाई फ्रीक्वेंसी electric field. Now what will happen if we brought a CFL near to this? We know that the particles inside the fluorescent lamp will absorb energy, get excited, and start to hit the fluorescent bulb. As a result, we get light. So this is the simple mechanism of a Tesla coil. So this is the working mechanism of we have already discussed. So these are the merit and demerits of this Tesla coil. So basically, merits allows uniform distribution of voltage throughout the binding coils. Second one is builds up the voltage at a slow pace and hence no damage. Third is great performance. Fourth one is the use of three-phase rectifiers for higher powers can offer tremendous load sharing. Charging is automatic without human intervention. These are the merits of this Tesla coil, but also there are some demerits that are Tesla coil poses several health hazards due to high voltage radio frequency emission that includes skin burn, damage to the nervous system and heart. Second is involves high cost in buying large DC smoothing capacitors. And construction of circuit consumes much time as it needs to be perfect to resonate. Basically, this third is associated to the Tesla coil that will work under the principle of spark gap. Okay. So performing this experiment, we had to some safety precautions. So one is Tesla coil can cause injury and death due to the high voltage and current associated to it. So we will not touch any part of the unit when it is plugged in. And Tesla coil and pacemakers do not so close, and it should be away from sensitive electronic devices such as computers, TVs, etc. And beside this, Tesla coil can ionize the air environment, so it generates a significant amount of ozone. So it should be used in a well-ventilated area. So these are the references where we have taken motivation to complete this PPT. So thank you all of. So this is all about the Tesla coil. Thank you, Gyanen, for a nice presentation and nice explanation. So, thanks a lot for a nice presentation by Gyanendra. So I hope you have enjoyed a lot, because he has explained how to make a Tesla coil and how to use it to explain the students the induction of electric charge from one place to another place. So I think we have explained a lot of experiments, and we have prepared few more experiments, but we are not going to show you a lot. But there is one challenging experiment our students have created in our lab. So I would like to just show you. You can do that, and explanation of this you can easily find out from your from the literature. And but we will keep you just leaving the thought process ki how you are going to explain it. This is basically based on the gyroscope, and this is used by many other it has a lot of applications also. So just see it. There is a cycle tire including its rim, and we have hanged it from a rope, and now he is going to roll it like that. Just leave it like. So you see the tube, this tire is not going to
bend down. It is standing and moving from one direction to another direction. So now if we change the rotation clockwise, change rotation clockwise. So it is moving like that. Now he is going to change the direction of rotation. So just see what will happen. It's opposite. It is going to move in opposite direction. So basically it is nothing. It's a simple tire including the rim of a cycle, and it is not going to fall out. It is just standing and moving from clockwise or anti-clockwise depending upon its rotation. So please, so once just leave it to its normal position. What we have taken, just a simple cycle tire including a rim, and we have hanged it out with a rope from the roof of a building. It's a ceiling, it's hanged to the ceiling, and you can do this experiment. And there are number of explanations to this tire, depending upon the level of students, whether you are going to show it to the students of class 10th, 12th, or even at BSc level or technical level. It has different kind of explanations. So I am just leaving this at this particular moment, and we have some more experiments we have created depending upon the total internal reflection, how the denser medium and rarer medium is going to. So we have number of experiments. So some other time we will explain all those experiments and show you. And if you will get the time and it permits and allows us the COVID situation, then we will just invite you at our institution and will describe these things. So thanks to all of you for attending this workshop, and I am inviting all of you, if you have any kind of questions, please tell me. And those who are interested to get the certificate of this workshop, please write to us so that we may prepare the certificate, because everyone is not interested to get certificates. So those who are interested to get the certificate, please write to us. We will prepare the certificate and send it to you on your mail ID. So please write to us. And if you have anyone is interested to discuss with us, we are ready to discuss. Please. So Ashutosh ji, I think Dr. Ashutosh, are you there? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. You are audible, कैसे sir. हैं? मैं अच्छा हूँ, सर. तो आई होप शायद आपने देखा सर, होगा, कैसा लगा? बहुत पहले मैं सर केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से और अपने केंद्रीय विद्यालय की ओर से आपको धन्यवाद दूंगा सर कि एक बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया. ये हमारे बच्चों का एक्चुअली टेस्ट चल रहा है, ये इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाया. मैंने 11th और 12th में लिंक सेंड कर दिया था. कुछ बच्चे कनेक्ट हुए थे, फिर वो थोड़ी देर बाद हमको लगता है डिस्कनेक्ट हो गए. मैं देखता हूँ क्या इशू है. तो मैं मतलब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि आपके बच्चे तो यहीं पास में ही हैं और कभी मौका हो सैटरडे संडे में उनको इनवाइट कर सकते हैं हम यहाँ पर. बिल्कुल सर, मैं तो ये प्लान कर रहा हूँ कि सैटरडे को आपका ही लैब इस्तेमाल करूँ मैं. अगर आप परमिट करते हैं तो मैं सर बिल्कुल, हम सभी टीचर्स जो है जो 1-1.5 घंटे के लिए हम आपके बच्चों को इन्वाइट कर लें और आप यहाँ बच्चे आके खेलेंगे तो हम भी बहुत कुछ सीखेंगे और डेवलप करेंगे. बिल्कुल सर, श्योर सर, एकदम. तो हम आपके साथ बैठ करके एक प्लान बना लेंगे, उस प्लान के हिसाब से फिर हम करेंगे इसको, है ना? ठीक है, श्योर सर, श्योर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. सो और कोई हो, आई थिंक प्रकाश दुबे जी, नमस्कार प्रकाश जी. हेलो. हाँ प्रकाश जी, नमस्कार. हाँ सर, आज थोड़ा मीटिंग में आज फंस गए थे. मैनेजमेंट काउंसिल की मीटिंग थी आज मेरे यहाँ. अच्छा, कोई बात नहीं. हाँ, तो सर लेट हो गए. तो कोई बात नहीं, ये सब समस्याएं तो रहती है एक्चुअली, इसीलिए हम लोगों की लैब सफर करती है. हाँ, इधर बहुत व्यस्त हो जाते हैं. तो हाँ, तो सर अभी चल रही है, तो हम कहा आपको बता दें सर. नहीं ठीक है.
और भविष्य में हाँ। जब भी कभी मौका हो इधर आने का तो आइए, और हमको भी मौका बिल्कुल लगा सर। तो हम फिर मिलके। सर मेरा घर बनारस ही है ना। अच्छा, तो जब आना हो इधर तो आइए भाई, बनारस आइए। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल सर आएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। और सर, आप जिनको फिर हाँ सर्टिफिकेट फिर हम बात जिनको करेंगे सर सर्टिफिकेट आपसे। वगैरह की जरूरत हो बताइएगा, तो हम सर्टिफिकेट बना ओ, के भेज ओ, देंगे। ओके सर, ओके सर। ठीक है, ठीक है, सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो और कोई हमारे साथी हो जो कुछ कहना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। सो आई थिंक अगर नहीं है तो हम सेशन क्लोज करें। So thanks to all of you for attending this workshop, and you are most welcome. And next time, whenever we'll do that, whether it is physical or online, we will certainly invite you, all of you. Thanks a lot for joining this, and I am thanking all of my colleagues. All of my colleagues, still people are trying to